पार्ट स्टार्ट कर रहे थे मेयोसिस 1, ठीक है, कि आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, लेकिन जो रिडक्शन है वो सिर्फ फर्स्ट फेज में होता है, किसमें, मेयोसिस 1। इसी को हम कहते हैं दैट इज द रिडक्शनल पार्ट। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टू हाफ। अब मेयोसिस 2 किस वजह से होती है वो आपको आज पता चलेगा कि मेयोसिस 2 होने के पीछे क्या रीजन है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मेयोसिस 1। अब जैसे हम माइटोसिस में देखते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ मेयोसिस। व्हाट आर 4 पार्ट्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। In the same way, meiosis 1 has 4 parts: prophase, metaphase, anaphase and telophase. But वहां पे हम करेंगे prophase 1, ठीक है, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, ये टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इसके केस में हम प्रोफेज सेकेंड, इसी तरह मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, हाँ, एंड टेलोफेज सेकेंड। सेम, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। हमने तो प्रोफेज जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट स्टेप वाज डाइकाइनेसिस। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये स्टेप किस वजह से हुए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोफेज को क्यों माना गया? Because here an important event takes place, that is recombination or crossing over. क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होगा वो तो मेयोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद होगा, लेकिन जो प्रोफेज है इसकी पूरी इंपॉर्टेंस ही क्या होती है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। Recombination or crossing over, in which the chromosomes share their genes with the help of some enzymes। कुछ एंजाइम्स की हेल्प से जो क्रोमेटिड्स है उनका क्रॉसओवर होता है और एक ही जीन दूसरे के ऊपर चली जाती है, जिसको हम क्रॉसओवर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सबसे पहला है जो डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा। जहां पे क्रॉसओवर हो रहा है वहां से ब्रेकिंग होती है, देन ज्वाइनिंग होती है। तो जो ब्रेकिंग करता है, कटिंग और ब्रेकिंग, that is endonuclease। और जो ज्वाइनिंग करेगा उसके बाद that is ligase। ligate वर्ड मीन क्या होता है, टू ज्वाइन। ligate वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू ज्वाइन। तो ये दो एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वो कौन कब होता है? सबसे पहले हम बात करें लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में जो स्क्वायरिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट इवेंट है इंटरफेज के बाद का। इंटरफेज इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम में कॉइलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जाइगोटीन में क्या होता है, द होमोलोगस पेयर कम टुगेदर, they get molded together with the help of the proteinaceous complex, that is synaptonemal complex। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, जो कि एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है जो क्रोमोसोम को
दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है दैट इज पैकेटिंग। अब पैकेटिंग में होगा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। या चियास्मा क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में जहां पे क्रॉसओवर हो रहा है, जो सेगमेंट शेयर हो रहे हैं दैट आर नोन एज चियास्मा। अब यहाँ पे पैकेटिंग स्टेज में ये सारा हो गया। नेक्स्ट इज डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में कुछ नहीं होता, जो इसके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है दैट गेट डिसॉल्व्ड, खत्म हो जाएगा बीच में से। ठीक है, एंड द लास्ट डाइकाइनेसिस और प्रोफेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट फेज पे आ जाते हैं दैट इज मेटाफेज। अब जो होमोलोगस पेयर है, जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, आपको पता है उसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, उसके ऊपर अलाइन कर जाएंगे सारे के सारे। तो किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रोफेज अब कंप्लीट हो गया। अब हम डायरेक्ट सेल के अंदर करेंगे, न्यूक्लियस नहीं शो करेंगे यहाँ पे। तो spindle fibers है, what are these? These are centriole and these are क्या बनाया यहाँ पे? माइटोसिस कर रहे थे, माइटोसिस का मेटाफेज कर रहे थे। तो माइटोसिस का मेटाफेज किस तरह का था? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 4 है। ये क्रोमोसोम कितने हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस का मेटाफेज बनाएं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम दे गेट अलाइंड लाइक दिस। What is the difference between the two? बताएं इसको, डिफरेंस दोनों में। In meiosis, chromosome pair here यहाँ homologous वाला concept ही क्या? It means two pair
यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम इन 2 पेयर, तो यहाँ पे स्पिंडल कितनी बन रही है 4, तो हमारे केस में कितनी बनेगी 40 कितनी 46, समझ रहे हो। हमारे में जब ऑब्वियसली कॉमन सेंस है तुम्हारे में कि जब एक स्पिंडल पे एक क्रोमोसोम लाई करेगा तो हमारे टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, तो ऑब्वियसली 46 स्पिंडल के ऊपर लाई करेंगे। लेकिन अगर हम मेयोसिस की बात करें, यहाँ पे 2 बन रही है, तो हमारे केस में बनेगी 23, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, कि मेयोसिस में होमोलॉग पेयर होता है और यहाँ पे सिंगल सेपरेट रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि किस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा होगा एनाफेज, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है जो कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है अब सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि जो स्पिंडल है वो शॉर्टनिंग, उसमें शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जिससे बनी थी, किससे बनी थी ट्यूबुलिन प्रोटीन से, उनसे वो बनी थी, ट्यूबुलर प्रोटीन्स उसमें से रिमूव होना, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पिंडल भी शॉर्ट हो जाएगी, और स्पिंडल शॉर्ट होगी तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। डायग्राम बना देती हूँ।
हाँ भाई, तो समझ में आया क्या क्या हुआ है? ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्रोफेज। और ये वाला, और ये वाला, ये दोनों की हम, चलो इसको एनाफेज कर लेते हैं, एनाफेज 2, और ये दोनों ही हैं टीलोफेज, टीलोफेज 2। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो प्रोफेज में गया तो कॉइलिंग की तो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अब जो वो कॉइल्ड फॉर्म में ही रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अब सबसे ज्यादा मूवमेंट देखी जाएगी यहाँ पे सेंट्रियोल्स की। जो सेंट्रियोल थे वो साइड में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, और उनमें से स्पिंडल फाइबर जो है और यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाएंगे, नियरेस्ट टू क्रोमोसोम आ जाएंगे। जब प्रोफेज खत्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। यहाँ पे मेटाफिलिक जो इक्वेटोरियल प्लेट है, उस इक्वेटर पे ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम लाई करेंगे। जब एनाफेज होगा, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल, जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड पार्ट दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड अल्टीमेटली द नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो एक्चुअल एक सेल में हमें चाहिए, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, फॉरोइंग हो जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। अब हमारे पास इसी फॉर्म में चाहिए। आपने एक चीज याद रखनी है, कोई भी डिवीजन हम करें, लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम इस फॉर्म में चाहिए हमें, नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके करवाने की जरूरत ही पड़ी कि हमारी सेल में अभी भी डबल था, क्रोमोसोम नंबर तो डबल नहीं था, लेकिन जीन्स का नंबर अभी तक हमारे पास टेट्राप्लॉइड चल रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे 2 सेल बनी है, बनेगी कितनी? 4, क्योंकि यहाँ 2 से करना था, हमने 1 से स्टार्ट किया। अभी बाद में बच्चे आए हैं करके भी, तो अब हमें 4 सेल बनेगी यहाँ पे अल्टीमेटली। और आपने आखिर में ये 4 सेल नहीं बन रही है, ये 4 गैमीट बन, क्योंकि जो मेयोसिस है वो क्या बनाती है? गैमीट्स। तो यहाँ पे अगर हम स्पर्म्स की बात करें तो 4 स्पर्म्स बनेंगे। ये एग की बात करें, हालांकि एक एग बनता है, लेकिन प्रोसेस में 4 सेल बनती हैं, उनमें से 3 सेल एग में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, सिर्फ एक ही सेल एग में कन्वर्ट होती है, बट 4 सेल बनेगी, आपने याद रखना है मेयोसिस में। और चारों के चारों, अब यहाँ पे जो 4 के 4 क्रोमोसोम होंगे, या हम यहाँ बोलेंगे 4 सेल, ठीक है, 4 सेल बने, यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं, यहाँ बनेगी 4। तो 4 में जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है ईच गैमीट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गैमीट। ठीक है, इसी वजह से क्यों हुए ये डिफरेंट, क्यों हुए? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से ये जो गैमीट्स थे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, और डिफरेंट होते हैं तभी किसी स्पीशीज में वेरिएशंस आती हैं, और जब वेरिएशन आती है दे लीड टू मोर अडेप्टिव फीचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, और अडेप्टेशन होती है तो दैट विल हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। समझ गए? तो मेयोसिस की इंपॉर्टेंस सब याद रखना, सबसे बड़ी 2 इंपॉर्टेंस है, बाकी आप चाहे कहीं की सबसे मेन इंपॉर्टेंस हम कहें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इट ब्रिंग अबाउट वेरिएशंस बाय क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इससे वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। वेरिएशन क्या होती है? डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ चेंज वो आता है। और दूसरी बात, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, तो मतलब किसी भी स्पीशीज में जो क्रोमोसोम नंबर है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है, कांस्टेंसी है, दैट इज मेंटेन्ड बाय मेयोसिस। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हैं मेयोसिस में। अब मेयोसिस का जो आपको पूरा करना है डायग्रामेटिकली, आप अपनी एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, कहीं से भी करें, लेकिन आपको पूरा करना है। अब लास्ट में, हालांकि इसमें 10 मिनट्स मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, आपको क्रोमोसोम का बिहेवियर मैं मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 में पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, बैक करके भी आपको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, सभी को ये वाले फेजेस क्लियर हैं? नेक्स्ट वाला प्रोफेज 1 की, ये सबको याद है? स्टेजेस कौन कौन सी हैं? क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्रोमोसोम्स में चेंज आया है। फिर हमने मेटाफेज से स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रोफेज हम पहले कर चुके हैं, तो मेटाफेज में हमने इसमें देखा कि मेयोसिस में तो इस तरह से
लाई करते हैं होमोलोगस पेयर, और माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम एक स्पिंडल के ऊपर, सिंगल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम एक स्पिंडल के ऊपर लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दे लाई ऑन अ सिंगल स्पिंडल, ठीक। नेक्स्ट वाले में हमने देखा किस तरह से जो है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल जो है वो रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम थे होमोलोगस पेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे होमोलोगस, मान लो ये फर्स्ट क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर था, तो उनके दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो है दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे दो सेल बनेगी, उसके बाद मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मेयोसिस 2 के प्रोफेज वही मेटाफेज, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ रेप्लिकेटेड सिंगल क्रोमोसोम है, देन एनाफेज टेलोफेज दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। क्लियर है सभी को ये? अब इसमें क्रोमोसोम्स के बिहेवियर की अगर हम बात करें तो अगर मेयोसिस 1 की बात करें हम देखें, मैं सिर्फ क्रोमोसोम बनाऊंगी, ठीक। तो मेयोसिस 1 में हुआ था प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज की हमने स्टेजेस बनाई थी, तो इसका प्रोफेज की हम बात करें तो प्रोफेज में क्या था, जो फर्स्ट प्रोफेज था उसमें क्रोमोसोम किस तरह से थे, ऐसे थे। कौन सी स्टेज में? लैक्टोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में, ये लैक्टोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में थोड़ी सी इसमें कॉइलिंग स्टार्ट हुई, और उनके बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज जाइगोटीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज इंपॉर्टेंट स्टेज है, कॉइलिंग हो चुकी है, कॉइलिंग होने के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई, दैट इज पैकेटीन। उसके बाद सेम कंडीशन में ही रहेंगे वो, सिर्फ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, बाकी वो क्रॉसओवर फॉर्म में ही रहेंगे। अभी तक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बीच में से खत्म हो गया, किसमें, डिप्लोइड स्टेज में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइकेनेसिस पे, जो ये क्रोमोसोम हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, मान लो कहीं से भी ये हुए हैं, कहीं से भी इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, मान लो यहाँ से हुई है, तो दैट इज डाइकेनेसिस। यहाँ पे आपका प्रोफेज कंप्लीट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है, क्योंकि होमोलोगस पेयर है तो होमोलोगस पेयर एक दूसरे के साथ में रहेगा। यहाँ पे स्पिंडल के ऊपर लाई करेगा दोनों, सेपरेट हो जाएंगी, एक सेल के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से, ठीक है। एक सेल के अंदर तो सिर्फ एक ही होगा, अगर हम एक ही पेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सेल के अंदर एक ही होगा, दूसरी सेल के अंदर इस तरह से होगा। और नेक्स्ट इवेंट में आपके मेयोसिस 2 एक फेज पे, अब वहां पे यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाकी ये सारी स्टेजेस नहीं होंगे, ये खत्म, ये वाली पे एक स्पिंडल पे सिर्फ एक, फिर ये क्या हो जाएगा, अलग अलग होके ये एक में सिर्फ इस तरह का बचेगा, दूसरी वाली में, जो कि हमें अल्टीमेटली चाहिए।
क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस 3 पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस का क्या है? First point is formation of gametes और germ cells रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, reduces chromosome number to half। इसका मीनिंग क्या है? constancy of chromosome number of a species। एक स्पीशीज में जो कांस्टेंट रहेगा, आने वाली जनरेशन में भी हमारे 46 ही चल रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि गैमेट्स में हाफ हो जाता है, आगे जाके 53 है, ठीक है। तो ये मतलब कांस्टेंट है स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंट्रोड्यूसेस variations by crossing over। ठीक है, और वेरिएशन आएगी, अडेप्टेशंस होंगी, सर्वाइवल। ये था। एक चीज और है यहाँ पे, हमने कहा कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो गैमेट्स होते हैं वो मेयोसिस से बनते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है बाय मेयोसिस। तो आप नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स in case of कि प्लांट्स में गैमेट माइटोसिस से बनते हैं और स्पोर्स मेयोसिस से बनते हैं। क्लियर है इंपॉर्टेंस? ठीक है। तो अब भाई किसी को कोई डाउट हो तो बता दें, कोई भी अभी किसी को लगता हो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है बता दें, कल आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो किसी बच्चे का ये पॉइंट रह जाए। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट है, इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है, मे बी वो एनसीईआरटी में गिवन ना हो, लेकिन वो करवाई जाएंगी आपको, ठीक है।